नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीक। एक मीडिया वॉर चल रहा है। ये मीडिया वॉर ऐसा है कि अमेरिका और भारत के बीच में एक इनडायरेक्ट वॉर चल रहा है और न जाने इसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हाल फिलहाल में ही H1 वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती दिखाई। $1 लाख जितने रुपए चुकाने होंगे अब H1 वीजा पाने वालों को। कई सारे मीडिया हाउसेस ने इसका अलग अलग रूप से अर्थघटन किया है। कुछ एक का मानना है कि ये जो कड़ाई बरती गई है उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ एक का कहना है कि इससे भारत को बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन क्या अमेरिका जो कदम उठा रहा है उसका भारत पर असर पड़ने वाला है, खासकर H1 वीजा को लेकर। आज इस पूरे विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। हम जानेंगे H1 वीजा क्या है, कौन कौन सी सुप्रसिद्ध हस्तियां इन वीजा के माध्यम से अमेरिका में जाकर फली फूली हैं। आज की तारीख में अगर ये कानून में बदलाव किया जाए तो भारत पर क्या असर पड़ सकता है और भारत क्या इस पूरे दबाव के सामने टिक पाएगा। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं नरेश कामत जी। नरेश कामत जी, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। नरेश कामत जी के बारे में बता दूं, वो अक्सर हमारी यूट्यूब चैनल पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय विषय हो या व्यापारिक विषय हो, ये अपनी एक सोच रखते हैं और इनके पास इस पूरे विषय की समझ है। और आज वो H1 वीजा को लेकर हमारे साथ बात करेंगे। तो नरेश कामत जी, हमें ये बताइए कि आखिर ये वीजा है क्या? क्योंकि गड़बड़ झाला समझने से पहले ये चीज क्या है समझना बहुत जरूरी है। 90s में एक अमेरिका में एक प्रोग्राम आया और वो प्रोग्राम ऐसा था कि हम H1 बी वीजा इंट्रोड्यूस करेंगे। H1 बी वीजा यानी क्या होता है कि जो हाई स्किल्ड वर्कर्स, जो बहुत स्किल्ड वाले वर्कर्स, उनको हम लोग एक टेम्परेरी नॉन इमिग्रेंट वीजा लेंगे, जहाँ वो 3 से 6 साल तक वो यहाँ काम कर सकते हैं। ये क्यों लेके गया था? क्योंकि ये कहते थे कि वो टाइम आईटी सेक्टर बहुत ऊपर उभरा रहा था और इंडिया से काफी अच्छे आईटी वाले जा रहे थे, चाइना से आ रहे थे। तो कंपनीज़ ने, वहाँ के कंपनीज़ ने ये कहा कि हमको स्किल्ड लेबर चाहिए। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, हम लोग स्किल्ड लेबर के लिए आपको अलाउ करेंगे, तो आपको H1 बी वीज़ा लेना पड़ेगा, जहाँ 3 से 6 साल तक हम लोग अलाउ करेंगे इनको यहाँ रहने के लिए। और ये पूरी सोच ऐसी थी कि इससे अमेरिका का जो टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस है, तो वो बढ़ेगा। ये लोग आएँगे, ये लोग अमेरिका में काम करेंगे, ये लोग अमेरिका के उस सेक्टर को बढ़ाएँगे। तो इसलिए ये H1 वीज़ा है। आज की तारीख में 2003 में सिर्फ 32 तक का H1 वीज़ा वाले जो थे, वो आईटी में काम करते थे। आज 65% जो H1 वीज़ा वाले जो आते हैं, 3,40,000 कुछ H1 वीज़ा साल में होता है, तो उसमें से 65% जो है वो आईटी सेक्टर वाले होते हैं। तो आईटी को बढ़ाने के लिए ये H1 वीज़ा लाया गया था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हाई स्किल्ड का जो था, वो डेफिनेशन बहुत से कंपनी ने उसका दुरुपयोग किया और हर सेक्टर के लोगों को लेना चाहा, क्योंकि आप अगर देखोगे कि अगर अमेरिकन वर्कर को लेते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। वही इंडियन वर्कर्स को अगर लेके जाते हैं, तो बहुत कम में होता है। तो बहुत सा मिसयूज़ भी होने लगा उस सेक्टर में। और ऐसा है कि H1 वीज़ा अगर आप देखोगे, तो कम से कम 72% जो H1 वीज़ा वाले हैं, वो इंडियंस हैं और सिर्फ 12% जो है, वो चाइनीज़ है। तो इंडियंस के इधर बहुत डिमांड है। इंडियंस H1 बी वीज़ा के लिए बहुत दौड़ते रहते हैं। उनकी कंपनीज़ बोलती है कि हमको लेने दो। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का कहना ऐसा है कि ये जो वीज़ा है, इसके कारण हमारे अमेरिकन्स की जॉब जा रही है। इसलिए इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने बंद नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप लेके आ सकते हो, लेकिन $1 लाख, यानी आज की तारीख में ₹88 पर डॉलर है। कम से कम 88 लाख रुपीस हर कंपनी को एक वर्कर के पीछे देना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प को मालूम था कि कोई भी कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाएगी 88 लैक्स गवर्नमेंट को देके बाद में इसको पगार दे। तो ये रोकने के लिए, ये हाई स्किल यानी
डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि जो हाई लेवल के लोग हैं उनको ही लिया जाए, और इससे लोग जो 3.5 सवा 3 लाख लोग जो एवरी ईयर आते थे वो रुक जाएंगे, और वही जॉब्स अमेरिकन को जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का एक कहना है, और उन्होंने इस तरह टारगेट किया है। और इससे सबसे बड़ा जो ये हुआ है, इफेक्ट हुआ है, वो इंडियंस हुए। नहीं, ये इंडियंस हुए हम कहेंगे, लेकिन अभी हमने देखा कि जो इंडियंस हैं, वो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये जो कानून है, ये नए लोगों के ऊपर लागू होगा, जो पुराने हैं, अब तक वहाँ पर हैं, या फिर जो इस स्कीम के तहत हैं, उन्हें नहीं भरना पड़ेगा। तो क्या इससे नए लोगों को असर होगा, या पुराने भी जो हैं, उससे भी प्रॉब्लम होने की आशंका है? जो नहीं, नहीं, पुराने ये सिर्फ नए लोगों को है, जो पुराने गए वो तो गए हैं। लेकिन आप अगर देखोगे कि कम से कम 3.9 लाख H1 वीसा हर साल निकलता है, उसमें से 2.83 लाख, यानी कम से कम 72% जो है वो इंडियंस होते हैं। तो जो गए वो ठीक है, लेकिन अभी से जो नया बैच होगा उनको 1-1 लाख रुपया, कंपनी को 1-1 लाख डॉलर्स भरना पड़ेगा, यानी 88 लाख रुपीस इंडियंस में। तो कोई भी कंपनी अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी जब तक कोई एकदम हाई स्किल्ड होता है ना, हाई स्किल्ड उसके लिए। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये जो एच वन बी वीसा, ये सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है, एआई के लिए होता है, या फिर सेमीकंडक्टर्स के लिए होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो आप बोल रहे हो उसके लिए होता है। तो इसको इसको ब्लेसिंग इन डिसगाइज नहीं कहा जाएगा? देखिए, अमिताभ कांत ने कहा था, दिस इज अ वंस इन जनरेशन अपॉर्चुनिटी, राइट? अगर आप एक ऐसे टाइम पे इंडिया का, जिसको कहा जाता है कि ब्रेन ड्रेन होना, कि इंडिया का ब्रेन यूएस में जाना, डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह का कोई काम करते हैं, और इंडिया जिस तरह के डेवलपिंग स्टेज पे है, आपको ये नहीं लगता कि इसका फायदा उल्टा देश को हो जाएगा? देखिए, सेमीकंडक्टर के यूनिट्स पूरे देश में लगना शुरू हो चुके हैं, गवर्नमेंट इस पे भारी रियायत दे रहा है। एआई की बात करें, तो इंडिया जो है वो अब एआई में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंसेंटिव जो है वो एआई पे देना शुरू कर दिया है, कि हम जैसा एआई चाहते हैं वैसा आप बनाना शुरू कीजिए। जो आपका जी4 टेक्नोलॉजी है, भले अभी 5G टेक्नोलॉजी हो, लेकिन 4G टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस पूरी तरह से इंडिया में बन चुकी है, और इसी के साथ इंडिया वो इलाइट क्लब में शामिल हो चुका है, जिनकी कंट्री की खुद की 4G जो है वो बनाने की कैपेसिटी है। और अब इंडिया एक ऐसा कंट्री होने के बारे में सोच रहा है, जहां पे इंडिया खुद सुपर पावर बने। जाहिर सी बात है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन को नहीं बुलाता, तो इंडियंस को अपने ही देश में रहना पड़ेगा। अगर वो अपने ही देश में रहेंगे, तो अपने ही देश में काम करेंगे, इससे अपने ही कंट्री का भला होगा। मेरी ये सोच सही है या गलत है? अगर गलत है, तो किस हद तक गलत है? देखिए, इसमें 2 पहलू है, इसमें राइट या रॉन्ग कोई चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम इंडियंस क्यों जा रहे हैं? जैसे आप अगर देखोगे तो 3,30,000 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं अमेरिका में, इंडियंस, और मेजॉरिटी ऑफ देम वहाँ काम करना चाहते हैं। और सेम अगर आप देखोगे चाइनीज़, 2,77,000 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन वो वहाँ ज़्यादा काम नहीं करना चाह रहे, हार्डली 12% लोग काम करना चाहते हैं, हम तो 72% लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो चाइना ने वैसे कंडीशन बनाई है कि लोग वहाँ खुद अपने देश में जाके वहाँ काम करते हैं। हमारे इधर अभी भी वही प्रॉब्लम्स, अभी भी वही ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स है, कोई आप भले कुछ भी वो है, लेकिन अभी भी वही ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम्स है, वही एक वर्क कल्चर अभी तक डेवलप होना अभी तक हमारे इंडियन हुआ नहीं। प्लस आप जो बोल रहे हो ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि कम से कम 16,000 आईआईटी से ग्रेजुएट्स होते हैं एवरी ईयर, और मेजॉरिटी ऑफ देम यूएस चले जाते हैं ज़्यादा करके। तो वो क्यों यूएस जाते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका जो कदर है, वो इस देश में हो नहीं रहा है। और भले गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, लेकिन एट द लेवल एक बिज़नेस निकालने के लिए भी आज की तारीख में भी उतने ही ब्यूरोक्रेटिक, भले पेपरलेस सिस्टम बोल रहे हैं या वन वन विंडो सिस्टम बोल रहे हैं, अभी तक वो इंडिया में वो कल्चर आया नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत से आईटी वालों ने ट्राई किया है, लेकिन अभी तक बहुत से उनको अड़चनें आ रही है। सेकंड, आप जो बोल रहे हो कि ठीक है वो बाहर नहीं जा रहे हैं,
तो अगर वो अमेरिका में नहीं जाएँगे तो आपको ताज्जुब होगा कि चाइनीज़ लोग भी अभी उनको बुलाना चालू कर दिए, क्योंकि चाइनीज़ जानते हैं कि इंडियंस का क्या दिमाग है। कनाडा बोलती है हमारे पास आओ, जर्मनी के मिनिस्टर ने तो डायरेक्ट कह दिया कि अगर अमेरिका में आपको नहीं मिलता तो आप हमारे पास आओ। ये देशों में मैंने ऐसा देखा है कि हम जब ट्रैवल करते हैं, कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो या उनके वर्क कल्चर बोलो कि उसको बहुत ये करते हैं। जैसे सिलिकॉन वैली और बैंगलोर, बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। सिलिकॉन वैली में आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, सिलिकॉन वैली में इंटरैक्शन होते हैं। हमारे बैंगलोर में प्रॉब्लम ऐसा है, पहले तो आप ऑफ़िस में पहुँचते-पहुँचते ही आपकी हालत हो जाएगी, क्योंकि इतने आप ट्रैफिक जैम में करोगे। सेकंड, आइडियाज़ एक्सचेंज होते ही नहीं है। तो क्या होता है, अगर मयूर जी ने कोई गलती की है, तो वो कहते ही नहीं कि मैंने कोई गलती की है, ये प्रोसेस थे। तो उसके बाद मैं भी वही करता हूँ, मैं भी गलती करता हूँ। लेकिन सिलिकॉन वैली में अगर मयूर जी ने, तो वो डायरेक्ट कहाँ क्लाउड में डाल देते हैं, कहाँ वो शेयर करते हैं। तो उसके बाद मैं कहता हूँ, अरे मयूर जी ने गलती की, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊँगा, मैं कुछ अलग रास्ता लूँगा। तो इससे बहुत सा एफर्ट बच जाता है जो सिलिकॉन वैली में होता है, लेकिन हमारे बैंगलोर में या पूना में ऐसा नहीं होता है, तो हमारे इंडस्ट्री को होता है। सेकंड, आप जो बोल रहे हो ठीक है, कि लोग यहाँ रहेंगे, लेकिन यहाँ अगर रहेंगे तो आप सोचो, यहाँ जो हमारे अभी के यूथ से जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनको जॉब कॉम्पिटिशन होगा। अच्छा, हमारे इधर जो ओनर्स है, उनका एक ये है कि अगर ज़्यादा लोग आते हैं, तो वो पगार ही कम कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में वो आदमी क्या काम करेगा? वो आदमी जो है, वो क्या काम करेगा? एक सिल्वर लाइनिंग ऐसी है कि बहुत से लोग ऐसे एनालिस्ट बोलते हैं कि अगर वो यहाँ रहेंगे, तो इस देश का बड़ा प्रगति होगा। लेकिन उसके लिए आपको वैसे कंडीशंस तैयार करने होंगे। आपको उतना हमारे इधर आर-एन-डी पे बहुत पैसा बहुत कम लेते हैं। आप हाँ, आर-एन-डी के ये बड़े से यहाँ बड़े। पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। हुँ, आर-एन-डी पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ अखबार में छपी थी कि भारत आर-एन-डी पे 10% खर्च करता है और अवेयरनेस पे मतलब आर-एन-डी पे ₹10 खर्च करता है, तो अवेयरनेस पे ₹100 खर्च करता है। ये एक हम आर-एन बहुत ही अलग चीज़ है कि आप संशोधन पे और ये बात कर रहा हूँ, ये जो आंकड़ा है, ये रेलवे डिपार्टमेंट का है। रेलवे प्रॉब डिपार्टमेंट में जो संशोधन है, उसपे जितना खर्च होता है, उससे 10 गुना अधिक रेलवे जो है वो विज्ञापन में खर्च करता है। हमारे इधर भी जो बड़े-बड़े कंपनीज़ है, वो आर-एन-डी पे खर्चा ही नहीं करते। आर-एन-डी एक छोटी बात नहीं है कि आपको 1 साल, 100-200 साल में, ये आपको 1-1 डिकेड लग जाते हैं, लेकिन आपको जब फल देगा, तो वो 10x, 20x, 40x, 100x दे देगा। तो आर-एन-डी के लिए हम लोग खर्चा ही नहीं करते, जबकि वेस्टर्न वाले आर-एन-डी पे उनका बहुत फोकस होता है। तो अब तक जब तक आप ऐसी कंडीशन बनाओगे नहीं, तब तक ये नहीं है। हमको प्रॉफिट्स, हमारे कंपनीज़ को पेशेंस नहीं है प्रॉफिट्स बनाने के लिए। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, तब तक ये नहीं करोगे, तब तक वो एनवायरनमेंट पैदा नहीं होगा। तो कुछ भी तो हो। चेंज इज़ पेन। चेंज ये पेन होता है। ये आदमी बदलाव जब आता है तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। इस समय जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, यानी कि जो पेन है, जो स्ट्रेस है, गवर्नमेंट जिस तरह के स्टेप्स उठा रही है, नए आदमी को नौकरी देने के लिए इंसेंटिव देने जा रही है, वो भी दिवाली में डिक्लेयर करने वाले हैं, ऐसा बताया। जीएसटी में तो कटौती कर दी, इसके ऊपर हमने भी एक यूट्यूब का वीडियो बनाया था। अब जो है आरबीआई ने शेयर्स के ऊपर भी लोन जो है वो ईज़ी कर दिया है। मतलब फ्री फ्लो ऑफ फंड जो है, 12 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री कर दी है। तो एक बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने की तो कोशिश है नरेश जी, ऐसा नहीं है कि नहीं, नहीं, एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कंडीशन नहीं है। नहीं, नहीं, कंडीशन तो है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हुआ है, वो नीचे परकोलेट नहीं हो रहा है। जो नीचे के स्तर के जो लोग हैं, जो परकोलेट, अभी मैं आपको बोलता हूँ आपको ऑफ़िस बनाना है। आप ऑफ़िस बनाने के सिर्फ़ चक्कर में स्टाफ ऑफ़िस में जाते हो, वहाँ इतनी गर्दी है, प्लस वहाँ आपको फ़ास्ट काम नहीं हो रहा है। उसके बाद आप फर्नीचर बना रहे हो, तो 4 लोग आके खड़े रहते हैं कि भाई आप क्या बना रहे हो, बीएमसी वाले। तो ये सब से आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और अपना टैक्स सिस्टम जो आप बोल रहे हो, अभी तक वही एक नॉर्मल टैक्स स्लैब करने का, आपका इतना इनकम है, इतना बस ये। हमारे इधर 100 ये है, इंसेंटिव्स है, ये है, वो है। तो हमारे सीए लोग तो सिर्फ़ वो मैनिपुलेट करने में ही लगे हुए हैं, कैसे बचाने का, कैसे करने का, जिसको है। तो ये सब चीज़ से आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो काम कभी करेगा। तो अभी भी काफ़ी लोग वापस इंडिया में आए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। लेकिन इस तरह से अगर H-1B वीज़ा अगर रुका, तो मुझे नहीं लगता जो आएगा वो आदमी रूठ के, वो क्या काम करेगा? वो पूरे दिल से काम करेगा क्या? वो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है।
ऑफ नहीं, कोर्स पर वैसे अभी ये वो जमात है, मैं बता रहा हूँ नरेश आपको बीच में काट के, ये वो जमात है, इंडिया के ऊपर प्रॉब्लम आती है ना तो कहीं पर जाकर एक सीटी तक नहीं बजाते, कुछ आवाज़ भी नहीं देते। इतना बड़ा डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं, हमारे बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियन है। मजाल है किसी ने अब तक एक छोटा-सा कागज भी लिखा हो या एक ट्वीट भी कर दिया। देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग एक स्टडी हुई है। वो स्टडी ऐसे कहती है कि इंडियंस को टॉप पोज़ीशन प्रेफ़र होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बड़े डॉसाइल होते हैं। वो कभी भी है ना अपने बोर्ड के लिए, अपनी कंपनी के लिए लड़ते रहते हैं। वो आपके देश के लिए नहीं लड़ते कि इंडियंस मैं इंडियन हूँ तो मेरे को ये लोग बड़े-बड़े आईआईटी, आईआईएम से जाके हमारे ही पैसे से क्योंकि वहाँ सब्सिडी होती है, सब्सिडाइज़्ड एजुकेशन लेके वहाँ जाते हैं। लेकिन बाद में ये नहीं सोचते कि इंडिया के लिए कुछ मैं दे दूँ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो आईआईटी के लिए कुछ डोनेशन देते हैं उतना, लेकिन इंडिया के ओवरऑल के लिए क्या दे दूँ? जैसे हमारे सुंदर पिचाई है, बाद में यूट्यूब के नील मोहन है या सत्या नडेला है, माइक्रोसॉफ्ट के। ये लोग जो है, ये कभी भी आपको देखते नहीं है कि ये आवाज़ उठाते हैं इंडियंस के लिए। अच्छा, अब बोर्ड को और एक चीज़ होती है कि ये कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे, उनको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि ये सब छोड़ के जैसे चाइनीज़, जैसे ये हिम्मत करके वापस इंडिया में जाके कोई अच्छा प्रोडक्ट जैसे यूट्यूब या ऐसा या माइक्रोसॉफ्ट जैसा कोई प्रोडक्ट बनाए। ये इनको नहीं कॉन्फिडेंस हुआ रहता है ना कि इंडियंस ही फ्लिपकार्ट, नहीं। फ्लिपकार्ट जो था वो बंसल बंधुओं ने फ्लिपकार्ट बनाया, लेकिन अंत हुँ, में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट खरीद गया। वॉलमार्ट ने खरीद लिया, हाँ। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि इनको ये नहीं है, इनको वहाँ के बोर्ड को कॉन्फिडेंस है कि इंडिया जो हमारे इधर है, वो हमारे इधर ही रहेंगे, वो किधर जाएँगे नहीं, जैसे हम बोलेंगे वैसे ही सुनेंगे। तो वो चाइनीज़ को प्रेफ़र नहीं करते, वो ना इज़राइली वाले को सीईओ प्रेफ़र करते, ना किसी इंग्लैंड वाले को क्योंकि वो लोग जो हैं, वो देश के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। आप सोचो, आज टेक्नोलॉजी के सत्ता नडेला है, सुंदर पिचाई है, ये सब तो टेक्नोलॉजी नील मोहन है। और ऐसे लोग जो है शंतनु नारायण है अबॉट के, ये लोग जाके अगर ट्रम्प को बोले कि ये सब बंद करो, हमारे इंडियन के साथ जो आपने 50% टैरिफ लगाया है सब बंद करो। लेकिन ये एक भी नॉर्मल एक ट्वीट भी नहीं कर पाते। ये इतने डरे हुए लोग हैं, ये अपने बारे में ही सोचते हैं, देश के बारे में नहीं सोचते। तो यही हिम्मत देती है यही अगर कोई चाइनीज़ वाला होता, वो सीधा जाके डोनाल्ड ट्रम्प को लड़ जाता था कि आप क्या कर रहे हो? आप इतने बड़े-बड़े पोज़ीशन्स में बैठे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो कुछ भी? तो ये नहीं करते थे और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो यानी एचबी-1 वीज़ा वाले गद्दार हैं, ये कह सकते हैं। एचवी-1 वाले वियतनाम में जो बड़े-बड़े पोज़ीशन में बैठे हैं ना, वो हमारे देश के लिए नहीं सोचते। इवन जो एचवी-1 वाले वो भी बड़े ये रहते हैं कि बाबा मेरा तो हो गया, अभी मैं दूसरे के बारे में क्यों सोचूँ? देश देश का ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को बचाऊँ और यही फीलिंग होती है जब अमेरिका से चाइनीज़ वाला कोई पढ़ के जाता है, वो सीधा जाके वापस चाइना में वापस जाता है और अपना वो स्किल यूज़ करता है। लेकिन हमारे लोग वही स्किल अमेरिका को बढ़ाने में लगाते हैं और बाकी कंट्रीज़ को बढ़ाने में लगाते हैं, लेकिन अपने देश के लिए कुछ काम के नहीं होते। जी, नरेश जी, आपने आज हमारे साथ डिटेल में बात की। इस विषय के ऊपर आपने विस्तार से बात की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये एक एपिसोड हमने बनाने की कोशिश की एचबी-1 वीज़ा को लेकर। इससे भारत पर क्या पॉज़िटिव असर होता है, क्या नेगेटिव असर होता है, लोगों पर कैसा असर होता है? आप क्या मानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है, उससे देश का फ़ायदा होगा या डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है, उससे देश का नुकसान होगा? पहलू दोनों हैं और इसीलिए इन दोनों पहलुओं पर हमने विस्तार से बात करने की कोशिश की। आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।